एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप लोग भी लिखेंगे और इसका सही जवाब देंगे। लिखिए बच्चों, इफ द हीट रिलीज्ड थ्रू द गैस फ्लेम is very high, what could be done to reduce the same? घर में लोगों के गैस चूल्हा वगैरह होगा, अगर हीट बहुत ज्यादा रिलीज हो रही है गैस फ्लेम से और उसको आपको रिड्यूस करना है तो क्या करना पड़ेगा? रेगुलेटर से बोलना पड़ेगा, ए रेगुलेटर जरा तुम रेगुलेट करो इसको। वेरी गुड, कम कर देंगे। विल यूज द रेगुलेटर अटैच्ड to the stove and turn it where children, right or left? कभी रसोई में नालायक गए हो तो पता हो ना, ऐसे से कर रहे हैं। अच्छा ऐसे ऐसे ही तो होता है, फिर बढ़ाते तो ऐसे होता है। लेफ्ट। और बंद करना है तो पूरा राइट में आप कर देंगे तो बंद भी हो जाएगा। नहीं समझे? लो करने के लिए इधर बंद कट्ट से बोलता है, फिर प्रेस करते हैं उसको। सब प्रेस करने की जरूरत काहे पड़ती है? नहीं तो बच्चे आइस पाइस खेलेंगे उसमें से, सब लोग नॉब ओपन करके स्मेल सूंघ रहे हैं, कपड़ा वपड़ा लहरा रहे हैं उसके ऊपर। सो बच्चों, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज कंट्रोलिंग। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज कंट्रोलिंग। खोपड़े में बात गई चलन। तो मैनेजमेंट में बच्चों ऐसा ही होता है, हमारा एस्टिमेटेड आउटपुट जितना था अगर हम उससे कम अचीव कर रहे हैं तो हम अपने एम्प्लॉइज को अच्छी ट्रेनिंग देके आउटपुट बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जितना आउटपुट था उससे ज्यादा अचीव कर रहे हैं चिल्ड्रन तो भी नुकसान है, बिकॉज इन दैट केस सप्लाई वुड इंक्रीज, सप्लाई वुड इंक्रीज। और जब सप्लाई इंक्रीज होगी तो मार्केट में अवेलेबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, मार्केट में अवेलेबिलिटी ज्यादा होगी तो सप्लाई ज्यादा, डिमांड कांस्टेंट, प्राइसेस विल कम डाउन। मार्केट इक्विलिब्रियम में माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबने बात पढ़ी हुई है। तो एक्सेस सप्लाई इज ऑल्सो बैड, शॉर्ट सप्लाई इज ऑल्सो बैड। तो दोनों चीजों को सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। समझ में आ गया? फ्लेम बढ़ानी है तो इधर की तरफ घुमाइए, घटानी है पीछे की तरफ घुमा दीजिए। क्या कर रहे हैं आप? कंट्रोलिंग। तो जब बच्चे होमवर्क नहीं करके आते, टीचर उनके पेरेंट्स से कंप्लेन कर देते हैं, क्यों? उनको मजा लगता है, अच्छा लगता है? नो, इट इज कंट्रोलिंग। की नालायक दलित ना बन जाए कम से कम। इज दैट अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? सबने छापूफाई कर लिया इसको? चलिए, तो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज कंट्रोलिंग चिल्ड्रन? तो मैंने एक यूनिट बीच में स्किप की है बिकॉज बड़ी लंबी यूनिट थी, तो मैंने सोचा कंट्रोलिंग एक छोटी यूनिट है तो चैप्टर काउंट बढ़ जाएगा, इसलिए ये काम पहले कर लेते हैं। So it means the activities within the organization that are being performed, children, they are performed as per the plans made. और अगर कोई भी deviation या difference आता है, planned output से ज्यादा हो गया तब भी प्रॉब्लम, planned output से कम हुआ तब भी प्रॉब्लम। हमको एक immediate action लेना पड़ेगा और इस immediate action को एक नाम दिया जाता है चिल्ड्रन, and that is called as what? Corrective action। करेक्टिव एक्शन मतलब बेटरमेंट के लिए कोई भी काम किया गया। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? तो घर में मान लीजिए मम्मी ने दाल बनाई, सब्जी बनाई, थोड़ा सा दाल में सॉल्ट कम था तो व्हाट शी विल डू? शी विल पोर मोर सॉल्ट और लेस सॉल्ट? मोर सॉल्ट। बट अगर दाल में नमक ज्यादा हो गया तब क्या करेंगी मम्मी? पानी। ऐसे लोगों के तो खाना खाने का भी जाइए ही मत। उबला आलू डाल दीजिएगा, उस उबले आलू की कैरेक्टरिस्टिक होती है उसकी दोस्ती नमक से अच्छी है, वो सब नमक खींच के ले आता है। ऐसा मैंने सुना है, एक दो बार देखा था, बट मेरे को बिलीव हुआ नहीं क्योंकि मैं केमिस्ट्री का स्टूडेंट नहीं हूं, बट ऐसा होता है चिल्ड्रन। तो अगर हलवे में मान लीजिए चीनी कम है तो व्हाट मम्मा विल डू? चीनी और डाल देंगी ताकि अच्छा है, डायबिटीज से लोग मर जाए, अगली बार हलवा मांगे ही ना। और अगर चीनी ज्यादा पड़ गई तो क्या करेंगी? उसमें भी आलू डाल देंगी? नहीं, उसमें आलू नहीं डाल सकती, उसमें क्या करना पड़ेगा? उसमें थोड़ा सा मिल्क बढ़ा दीजिए ताकि वो उस एक्सेस सो कॉल्ड शुगर को अब्सॉर्ब कर ले। मतलब मैं गाजर के हलवे की बात कर रहा था, तो थोड़ी सी गाजर और डाल दीजिए, बट आजकल तो गाजर के हलवे का टाइम है नहीं, सूजी का हलवा है,
तो थोड़ा सूजी का हलवा फिर से कुक कर लीजिए, बट उस वाले में चीनी मत मिलाइएगा, क्योंकि उसमें चीनी पहले वाले में ऑलरेडी ज्यादा थी, इसमें मिला दीजिए। क्या किया मम्मी ने? करेक्टिव एक्शन किया, कंट्रोलिंग किया। बचपन में मम्मी आपको कुछ असाइनमेंट देके गई, आप नौटंकी करने लग गए, ड्राइंग बनने लग गए, आई कान के नीचे 2 घंटा मारी, इट इज व्हाट चिल्ड्रन? करेक्टिव एक्शन। ज्यादा पढ़ रहे हो, पढ़ने से बेहोश होश हो गए, 1-2 स्टूडेंट्स मिले थे मेरे को, वो इतना ज्यादा पढ़ते थे बेचारे बेहोश होने लग गए थे, तो उनकी कॉपी ऑपी उनकी मम्मी छीन लेती थी, अब मत पढ़ो, अब सो जाओ, उल्लू की तरह जिंदगी ना जियो, रात भर मत जगो। इट इज करेक्टिव एक्शन। समझ गए इस बात को? पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज कंट्रोलिंग चिल्ड्रन? डेफिनेशन लिख लें झटपट फास्ट। लेट्स कंटिन्यू फर्दर चिल्ड्रन। सो कंट्रोलिंग का एक प्रोसेस होता है, और ये बड़ा मजेदार प्रोसेस है। हमने डिसाइड कर लिया कि भाई हमें 600 यूनिट्स पर मंथ आउटपुट प्रोड्यूस करना है। कितना बच्चों? 600 यूनिट्स। एट द एंड ऑफ 3 मंथ्स हमारा जो एक्चुअल आउटपुट आया, इट वॉज, 2 एग्जाम्पल्स ले रहे हैं बच्चों। पहला एग्जाम्पल, 1700 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड। दूसरा एग्जाम्पल, 1200 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड। Is there any problem that we can see here children, or there is no problem? कहां प्रॉब्लम है सर? अरे आपको प्रॉब्लम नजर नहीं आ रही? 600 यूनिट 1 महीने में प्लान किया था, तो भाई 3 महीने का स्टैंडर्ड आउटपुट कितना होना चाहिए? 1800 यूनिट्स। बट एक्चुअल आउटपुट आपको ए और बी में नजर आ रहा है। ए में कितना है बच्चों आउटपुट? वेरी गुड। और बी में कितना है? 1200। एक्सेलेंट जवाब। अब आपने सोचा था कि प्रोड्यूस करेंगे 1800 यूनिट्स, बट आप प्रोड्यूस कर पा रहे हैं सिर्फ 1700। हाउ मच लेस और मोर आर वी प्रोड्यूसिंग? 100। और अगर 1800 की बजाय 1200 प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कितना कम प्रोड्यूस कर रहे हैं? 600। इज दैट क्लियर? एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एग्जाम्पल सी, वी मे बी प्रोड्यूसिंग लेटस से 1900 यूनिट्स। तो अब बच्चों हम कितनी ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहे हैं अपने एस्टिमेटेड आउटपुट से? 100 यूनिट्स। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस को आपने कंपेयर किसके साथ किया? किसी के साथ भी नहीं। स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस। फिक्स्ड शब्द इकोनॉमिक्स में यूज होता है, या नहीं यूज होता? लिखाएंगे एग्जाम में, नंबर कट जाएगा आपका। आप कहेंगे सर मतलब तो वही है, 3 इडियट्स मूवी देख लीजिए, मतलब पता लग जाएगा। टीचर को जो शब्द पसंद है आप नहीं लिखेंगे, आप खुले आम उसके ईगो पे प्रहार कर रहे हैं। धारा 307 में भी इतनी भयंकर सजा नहीं है जो यहाँ पे मिलेगी आपको। इज दैट क्लियर? चलिए, तो एक्चुअल परफॉर्मेंस आपने मेजर किया, अगर ज्यादा है एनालाइज कर लिया, डिविएशन कम है एनालाइज कर लिया डिविएशन, यू हैव टू टेक व्हाट चिल्ड्रन? करेक्टिव एक्शन। समझ में आ गया? तो मम्मी जब खाना बनाती हैं और बाद में कुछ एड सब्ट्रैक्ट जब होता है, व्हाट शी इज डूइंग? शी इज डूइंग कंट्रोलिंग, ताकि उनको दादी माँ की खरी खोटी सुननी ना पड़े। वैसे मम्मी आपकी चुलबुल पढ़ने हैं, समझ में आ गया? आजकल की मम्मियां वैसी नहीं होती हैं, दादी माँ कुछ बोली मम्मी ये बोली चुप बढ़िया, ज्यादा ना बोल। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? क्लियरली अंडरस्टूड? हम तो किसी के घर पे डिनर वगैरह पे जाते हैं, खाना कैसा भी हो खा लेते हैं। कुछ लोग बोलते भी अरे थोड़ा सा गड़बड़ था, मैंने कोई बात नहीं, कौन पैसा लग रहा है, MUX मोर देन PX तो हो ही रहा है ना। समझ में आ गई बच्चों बातें? झटपट सारे पॉइंट्स लिख लें। लेट्स कंटिन्यू फर्दर चलन। तो सबको सेटिंग स्टैंडर्ड का मतलब समझ में आ गया? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है बच्चों कि जो स्टैंडर्ड आप सेट करेंगे वो एकदम ठीक होना चाहिए। पता लगा औकात से ज्यादा स्टैंडर्ड सेट कर लिए, वर्कर्स उतने स्किल्ड है ही नहीं, वर्कर्स उतने स्किल्ड है ही नहीं, क्या आपका आउटपुट जो आपने सोचा है वो अचीव हो पाएगा? बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो योर स्टैंडर्ड सेटिंग प्रोसेस शुड ऑल्सो बी करेक्ट। बेसिकली आप इस थ्योरी चैप्टर से रिलेटेड बच्चों ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में जब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ेंगे चिल्ड्रन, तो आपको वहां पे एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एंड वेरिएंस एनालिसिस। वहां पे आपको मेरी ये सब बातें याद आएंगी। तो अगर हम मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड हैं और हम एक नई कार मैन्युफैक्चर करने वाले हैं, तो हम पहले एक स्टैंडर्ड कॉस्ट उसकी कैलकुलेट कर लेंगे कि अगर 10,000 पीसेस इस गाड़ी के मैन्युफैक्चर हों
तो रॉ मटेरियल, सारे स्पेयर पार्ट, सब कुछ, लेबर चार्जेस सब मिला के एक कार की कॉस्ट कितनी आएगी। बट व्हेन इट इज पुट इनटू द एक्चुअल लाइन ऑफ प्रोडक्शन, हम देखेंगे हमारी कॉस्ट आई कितनी, क्योंकि जब सोचा था और जब प्रोडक्शन स्टार्ट किया, इन्फ्लेशन की वजह से चीजें महंगी हो सकती हैं, कुछ चीजें हो सकता है कल को सस्ती भी हो जाएं, तो इन रीजंस की वजह से और कॉस्ट में गो अप और कॉस्ट में कम डाउन। बट अगर आपने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कैलकुलेट नहीं किया बच्चों, और उसके हिसाब से आपने एक्चुअल कॉस्ट को कंपेयर नहीं किया, तो आपको पता नहीं लगेगा कि कितना वेरी हुआ है। जितना सोचा था उससे ज्यादा लागत आ गई या जितना सोचा था उससे कम। अगर कम आ रही है तो भी आप सो कॉल्ड इसका कॉस्ट जानेंगे, मतलब हमारे कॉस्ट कैलकुलेशन डिपार्टमेंट में कुछ प्रॉब्लम है, उन्होंने सारे फैक्टर्स को ठीक से कंसिडर नहीं किया। तो अगर आपकी कॉस्ट एस्टिमेटेड से कम आ रही है तो भी आप बैंड बजाएंगे अपने एम्प्लॉय की कि भाई हमने तो तुम्हारे लिए बजट इतना सैंक्शन किया था, अगर तुमने कॉस्ट का ठीक स्टैंडर्डाइजेशन किया होता, ये जो एक्स्ट्रा बजट तुमको एलोकेट हो गया, दिस कुड हैव बीन गिवन टू समबडी एल्स, और वहां पे हमारा काम पूरा कंप्लीट हो जाता। और अगर कॉस्ट ज्यादा आ रही है तो जो आपने एस्टिमेटेड प्रॉफिट के बेसिस पे शेयर होल्डर को डिविडेंड देने की बात की, एक्सपेंशन प्लान की बात की, वो सारी चीजें आपकी रखी की रखी रह जाएगी। तो खोपड़े में बात गई चलन, नहीं समझ में आया? तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग थ्योरेटिकल अप्रोच होती है पूरी, न्यूमेरिकल सेक्शन इज वेरिएंस एनालिसिस। समझ में आ गया? वहां पे आपको यही चीज काम आएगी। खोपड़े में बात गई? हैज एवरीबॉडी कॉपीड दिस कंपोजिशन? चलो लिख लीजिए झटपट फास्ट, चलते हैं आगे। एक्चुअल परफॉर्मेंस को कैसे मेजर किया जाएगा? सर हमको सीआईडी ऑफिसर बनना पड़ेगा, पहले इतना कपड़ा खरीदना पड़ेगा सर? अरे नहीं भाई, आपको चीजें याद रहे इसलिए मैंने ऐसे सो कॉल्ड स्टिकर्स वगैरह यूज किए हैं। या तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन, क्वालिटी चेक करनी है तो आप सैंपल देख लीजिए। इस पे एक चुटकुला सुनाऊंगा मैं आपको, है बड़ा गंदा चुटकुला बट सुन लीजिएगा। अमेरिका में किसी फैक्ट्री में प्रोडक्ट बनाया जा रहा था, साबुन। साबुन बन रहा था और वो पेपर में रैप हो रहा था और जा रहा था कार्टन बॉक्स के अंदर। मार्केट तक पहुंचा तो लोगों ने कंप्लेन की, भाई कार्टन बॉक्स के ऊपर तो लिखा था 100 पीसेस, बट अंदर देखा तो साबुन तो 96 थे, 4 खोखे थे, उसके अंदर साबुन नहीं था। तो करोड़ों डॉलर खर्च करके जापान से लेजर एक्सरे मशीन मंगाई गई और उसको कन्वेयर बेल्ट के सामने रखा गया। नहीं समझे कि इसके अंदर से लेजर बीम निकलेगी तो एक्सरे होगा किसके अंदर साबुन और किसके अंदर साबुन नहीं है। हिंदुस्तान में भी ऐसे हो गया एक बार निरमा की फैक्ट्री में, समझ में आ गया? उन्होंने 2000 रुपए का चांदनी चौक से काला पंखा खरीद लिया, टेबल फैन, और वो रख दिया, जिसके अंदर साबुन नहीं होगा वो रैपर कन्वेयर बेल्ट जोड़ जाएगा, करोड़ों डॉलर बच गए हमारे। सैंपल चेकिंग चल रहा है, समझ में आ गया? रेशियो एनालिसिस तब किया जाता है जब हमको अपनी प्रॉफिटेबिलिटी चेक करनी हो, सेल के बेसिस पे कितनी है, अपनी औकात चेक करनी हो, शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में हम अपने डेट्स का पेमेंट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। अगर आपको रेशियो एनालिसिस के बारे में और कुछ जानना हो या तो 4 महीने वेट कर लीजिए, और नहीं तो मेरी प्लेलिस्ट में लास्ट ईयर की रेशियो एनालिसिस के लगभग 32-38 लेक्चर हैं, स्टार्टिंग का पहला वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। और नहीं तो आपका अकाउंटिंग में एक चैप्टर भी है रेशियो एनालिसिस के नाम से। तो फाइनेंशियल डिविएशन जानना है तो रेशियो एनालिसिस, क्वालिटेटिव डिविएशन जानना है तो सैंपल चेकिंग, क्वांटिटेटिव जानना है तो पर्सनल ऑब्जर्वेशन। नहीं समझ में आई बात? समझ में आ गई बात? झटपट इसको लिखिए, झटपट। मैं इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल आपको देता हूं बच्चों। जब मेरा 12वीं का एग्जाम कंप्लीट हो गया तो माय फादर हैड नो इंटरेस्ट इन मेकिंग मी ज्वाइन हिज पेरेंटल बिजनेस एंड आई प्रैक्टिकली हैड नो इंटरेस्ट इन फर्दर स्टडीज। तो दोनों की बातें ऑपोजिट चल रही थी। तो मैंने कहा नहीं, एक साल चलो पापा के साथ बिजनेस करके देखते हैं, और भाई शादी ब्याह ठीक ठाक हो जाए तो ग्रेजुएशन तो कर ही लो कम से कम। तो मैंने बीकॉम ज्वाइन कर लिया था डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम से। तो उसके बाद मेरे को लगा कि भाई ये बिजनेस कुछ समझ में कम आ रहा है, तो लेट्स मूव इनटू सम अदर डायरेक्शन। तो आई वेंट इनटू टीचिंग एंड ऑल दैट। 25 साल पुरानी स्टोरी है, कभी टाइम होगा तो सुना देंगे, अभी समय नहीं है बच्चों। सो माय फैमिली बिजनेस वाज ऑफ हेवी कमर्शियल व्हीकल स्पेयर पार्ट्स, HCV स्पेयर पार्ट्स। तो इसमें एक बड़ा फेमस आर्टिकल होता है चिल्ड्रन, जिसकी सेल बहुत ज्यादा होती थी और जिसका वेयर एंड टेयर भी बहुत ज्यादा होता था। दे वर नट्स एंड बोल्ट। जानते होंगे नट और बोल्ट क्या होता है? सो आई यूज्ड टू गो टू शॉप अराउंड आफ्टरनून आवर्स विद माय फादर्स टिफिन इन माय हैंड एंड ऑल दैट। 2-4-5 घंटे वहां बैठते थे, एक्सपीरियंस भी मिलता था, खाना पीना तो खैर मिलेगा ही मिलेगा। अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम चल रहा था। बॉक्स आया सप्लायर के पास से, ऊपर साफ साफ लिखा हुआ है
100 पीसेस, बट देन टू पापा एंड चाचा दोनों की आदत थी, इसको खोलो गिनो। मैंने कहा लिखा तो 100 पीसेस। कह रहे हम जो बोल रहे हैं उसको फॉलो करो। डिक्टेटर बनने की कोशिश कर रहे थे। बाद में पता लगा वो डिक्टेटर नहीं थे, वो एजुकेटर थे एक्चुअली में। तो मैंने काउंटिंग की, 104 पीस आ गया। फिर बॉक्स आया अगले दिन, फिर बॉक्स गिनवाया गया, किसी में 103 पीस आया, किसी बॉक्स में सो कॉल्ड परफेक्टली 100 पीस भी आ गए। मेरे मुंह से निकल गया क्या फायदा हो गिनने से? कह रहे फायदा 1 हफ्ते बाद पूछेंगे। 1 हफ्ते बाद दे हैंडेड मी अ बिल। बिल जो आया सप्लायर के यहां से, उस पर हमेशा 100 पीस का ही पेमेंट होता था। इज दैट क्लियर? और बट उसके अंदर से निकलते कितने थे? 104, 103। कितने एक्स्ट्रा निकले? 4 और 3। बट हम जब आगे सेल करते थे 20 पीसेस, 30 पीसेस, तो वो काउंट करके बिकते थे। तो हमने खरीदे 100, बिल बना 100, बट क्वांटिटी कितनी मिली? 104। हम तो आगे 100 का ही पैसा दे के आए हैं, तो 4 पीस एक्स्ट्रा मिल गए। इससे क्या हुआ बच्चों? इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी 4% बढ़ गई। होलसेल बिजनेस होता ही 3-4% का बिजनेस है, और 4% आपने ऐसे कमा लिया, तो आपका प्रॉफिट 8% हो गया कि नहीं हो गया? तो उन्होंने शायद कभी भी कंट्रोलिंग चैप्टर अपने सिलेबस में नहीं पढ़ा था, बट उन्होंने लाइफ में सिखा दिया कि मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग का इंपॉर्टेंस कितना है। नहीं समझे बात को? खोपड़े में बात गई? क्लियरली अंडरस्टूड? पक्का? तो जो हमारे देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, व्हाई दे फील बर्नआउट आफ्टर मेनी ईयर्स, उसका रीजन होता है कि उनकी रैंक्स तो बहुत अच्छी होती हैं, बट कबाड़ टाइप की सीए कंसल्टेंसीज में नौकरी करते हैं, जो उनका एक्चुअल टैलेंट उभर के कहीं आता ही नहीं। तो दे आर मेंट फॉर कॉर्पोरेट्स, बट काम करते हैं मुन्ना एंड मुन्ना लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। समझ में आ गई बात कि नहीं आई? अभी एक वो जमुना पार करके वेब सीरीज आई है Amazon प्राइम वीडियो पे, चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर है। बेचारे की AIR 13 थी शैंकी की। समझ में आ गया? शैंकी की सारी हरकतें मत सीखिएगा, जो अच्छी हरकतें हो बस वो सीखिएगा। वो शाम को पान की दुकान पे भी जाता था। समझ में आ गया? तो वो हरकत आपको नहीं सीखनी है। ओके। और वो शैंकी बेचारा लोहिया एंड लोहिया LLP में फंसा हुआ था। अब जिसका AIR 13 आएगा, क्या वो 2 कौड़ी की नौकरी करेगा इस तरह से? उसको तो कॉर्पोरेट चाहिए। तो इसीलिए वो बर्नआउट हो जाता है। तो आपने अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को अपने एस्टिमेटेड परफॉर्मेंस से कभी मेजर किया ही नहीं। तो थोड़ा सा डिटैचमेंट भी लेना चाहिए चीजों से। समझ में आ गई बच्चों चीजें? समझ में आ गई चीजें? ऑनलाइन वाले जो गूंगे बहरे हैं, गुटली फंस गए, वो भी बोले। तो एक्चुअल परफॉर्मेंस था 290, बट सोचा था 300। 250 सोचा था 300। 310 सोचा था 300। तो जब तक ये कम और ज्यादा होगा चिंता का विषय है, बट जब ये एक्चुअल हो गया तो ये चिंता का विषय बिल्कुल नहीं है। कॉपीड एवरीबॉडी चिल्ड्रन? चलिए। यस सर। सो एक्चुअल परफॉर्मेंस को आप मेजर करेंगे कि भाई ये डिविएशन क्यों आ रहा है। पॉजिटिव है तब भी प्रॉब्लम, नेगेटिव है तब भी प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर? और ऐसा बच्चों पता है, इंडियन रेलवेज के जो रेलवे स्टेशन होते हैं, जो उनके टिकटिंग काउंटर्स होते हैं, वहां पे हर 5-6 घंटे पे रेट डाली जाती है कभी कभी। क्योंकि ऐसा भी होता है कि भाई आपने दिन भर में टिकट बेचे 40,000 के, आपकी जेब में 40,300 रुपए कहां से आ गया? मतलब आपने किसी से घूस ली है। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर और नॉट? समझ में आ गया? तो यहां पे ये कंट्रोलिंग वाला पार्ट काम आएगा चिल्ड्रन। तो डिविएशन कुड बी नेगेटिव ऑल्सो, पॉजिटिव ऑल्सो। नेगेटिव वाला ज्यादा खतरनाक है, पॉजिटिव वाला थोड़ा कम खतरनाक है, दोनों ही खतरनाक बच्चों। बी क्विक टू दिस। सो बच्चों, डिविएशन आप एनालाइज करेंगे और इसके 2 तरीके होते हैं। सर हम सोचे थे यही खत्म हो जाएगा, आप और आगे यहाँ पे सांप बढ़ा दिए। आप एक गोल्ड मर्चेंट हैं क्या? आप एक गोल्ड मर्चेंट, दिन भर में लगभग 1 kg गोल्ड का आउटपुट होता है ज्वेलरी के फॉर्म में। 1000 grams इज इक्विवेलेंट टू 1 kilogram। एम आई करेक्ट टू दिस? एम आई करेक्ट टू दिस? बट कुछ लोग ये बोलते हैं सर 1 लीटर भी 1000 ग्राम होता है। अरे ना भैया, 1 लीटर ग्राम 1000 नहीं होगा, वो 997, 987 डिपेंड करेगा फ्लूइड का बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट क्या है। नहीं समझे बात को? नहीं समझे? समझ आ गया? चलिए। अब अगर आपका गोल्ड का प्रोसेसिंग यूनिट है और दिन भर में 20% की वेस्टेज है, क्या ये वेस्टेज बच्चों नेग्लिजिबल है? क्या ये वेस्टेज नेग्लिजिबल है? 1 किलो गोल्ड में, 1000 ग्राम गोल्ड में अगर 200 ग्राम वेस्ट ही हो जाएगा तो बेचारा कमाएगा क्या वो? नहीं समझ में आया? समझ में आ गया? बट अगर आप बिजनेस करते हैं लेटस से वीट का, किसका? वीट का,
1000 किलो क्विंटल टन्स, कितना 1000 किलो क्विंटल टन्स आपको ट्रांसपोर्ट करना है। कितना ट्रांसपोर्ट करना है? 1000 किलो क्विंटल टन्स। और यहां पे वेस्टेज सिर्फ 1% की है। खोपड़े में बात गई। तो 1% तो भाई इग्नोर कर सकते हैं, यस और नो। बट क्या 20% को इग्नोर कर सकते हैं? नो। अब मैं एग्जाम्पल को उलट रहा हूं बच्चों, उलट रहा हूं। अगर 4% भी वेस्टेज आ जाए गोल्ड में, तो 4% गोल्ड भी 1 किलो का एक कंसिडरेबल वैल्यू लेके चलेगा चिल्ड्रन। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? तो यहां पे 20% तो बहुत ही ज्यादा है, 4% भी कंसिडरेबल है चिल्ड्रन। 1% तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है। बट अगर 1% के अलावा बच्चों 5% वेस्टेज भी हो जाए, तो क्या वीट में कोई बहुत मायने रखता है वो? नो। तो सड़क पे आपने कभी सिक्योरिटी ट्रांस वाली वैन इंडिया में देखी होगी, जो एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसा लेके जाती है। एक वैन में हो सकता है 50 करोड़ रुपए होंगे और 2 से 3 सिक्योरिटी गार्ड होते हैं चिल्ड्रन। इज दैट क्लियर? छोटी सी वैन होती है। और अगर कोई गोल्ड का बिजनेस कर रहा है और किसी को 1 kg गोल्ड एक प्लेस से दूसरे प्लेस लेके जाना है, तो वो भी काफी स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी में लेके जाएगा। बट सड़क पे जो भूसे की ट्रक हिंदुस्तान में चलती है, अगल बगल आपके मुंह में पूरी सफेदी चमक जाएगी, क्या वहां पे इतनी सिक्योरिटी होती है चिल्ड्रन? नहीं होती। तो व्हाट आई मीन टू से इज दिस, अगर आपके स्कूल में बच्चा आईआईटी क्वालिफाई कर जाता है बट उसका परसेंटेज 78 है, मैनेजमेंट विल फील हैप्पी, यस और नो? मैनेजमेंट विल फील हैप्पी और नॉट? बट अगर हर बच्चा मिनिमम 90% लेके आ रहा है बट आईटी एक भी क्वालिफाई नहीं कर पा रहा, बट अगल बगल के स्कूल में बच्चे आईटी क्वालिफाई कर पाए, तो मैनेजमेंट विल फील हैप्पी और सैड? सैड। इज दैट अंडरस्टूड? कि भाई हमारी पढ़ाई का कोई ऑब्जेक्टिव ही नहीं है। सर अब कहना क्या चाह रहे हैं इन बातों से? मैं कहना ये चाह रहा हूं बच्चों, अगर आपकी चीजें जो भी डिविएशन हैं, जिसको मैं यहाँ पे वेस्टेज वेस्टेज बार बार बोल रहा हूं, अगर ये सो कॉल्ड बहुत इंपॉर्टेंस, कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस रखती हैं, तो आप इसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। बट अगर करोड़ों के बिजनेस में 100 200 500 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो भैया इसको भूल जाओ, इतना ज्यादा चिंदी चोर बनने की जरूरत नहीं है। तो अगर आपको मम्मी ने रेस्टोरेंट में एक 250 रुपए का वाटरमेलन जूस लेकर दिया, आधा पीने के बाद आप बोलेंगे मेरा मन नहीं है, मम्मी का मन करे वहीं घुमा के एक चप्पल मारे, बुद्धि ठीक हो जाएगी। बट अगर रोटी आपने आधी छोड़ दी, मम्मी की कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, पेट मत खराब करो अपना। समझ में आ गई बात? नहीं समझ में आई बात? और गंदा एग्जाम्पल देता हूं। अगर चाय में मक्खी गिर जाए, लोग क्या करेंगे? चाय फेंक देंगे। और देसी घी में मक्खी गिर जाए तो मक्खी फेंक देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? नहीं समझे? कोई फर्क नहीं पड़ता, मक्खी तो थी, समझ, चाय में फर्क पड़ता है। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? समझ में आ गया? एक स्टूडेंट था, उसके इंग्लिश में 100 नंबर आए, काफी साल पहले की बात है। बट उसके पापा इसलिए परेशान थे, 10th पास था, कि उसके मैथ्स में 86 मार्क्स क्यों आ गए। मैंने कहा क्या फर्क पड़ता है, कौन मार्कशीट देखेगा? कौन मार्कशीट देखेगा? सिर्फ 11वीं में जब स्कूल एडमिशन लेगा, बाकी जिंदगी में कोई मार्कशीट आपकी देखेगा ही नहीं। अरे सर आप क्या जाने नंबर की इंपॉर्टेंस। मैंने कहा हाँ, मैं तो नादान परिंदा हूँ, रॉकस्टार हूं मैं तो अभी अस्पताल से पैदा होकर आया था 15 मिनट पहले, पढ़ाना चालू कर दिया। समझ में आ गया? समझ में आ गया? पहले बच्चे कहते थे 12वीं में भयंकर नंबर लेके आओ ताकि एसआरसीसी में एडमिशन मिल जाए, अब तो सीयूटी आ गया। हाँ नंबर लाना पड़ेगा आपको, क्योंकि नंबर लाएंगे मतलब आपको ज्ञान आता है। बट भैया 96 आए चाहे 88 आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट 88 आया 68 आया, फर्क पड़ता है। समझ में आ गई बात? तो चाय में अगर गिर गई मक्खी, तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन चाय फेंक देंगे। देशी घी में गिर गई मक्खी, तो मक्खी फेंक देंगे। तो हिंदुस्तान में अगर बच्चे का मैथ्स में 90 आ जाए और अंग्रेजी में 48 आ जाए, पेरेंट पूरे मोहल्ले में ऐसे गाएगा जैसे दूसरी शादी हो रही है। समझ आ गया? और अगर इंग्लिश में 100, हिंदी में 100, पेंटिंग में 100 और मैथ्स में कहीं 78 आ जाए, ऐसा देखेंगे अपने बच्चे को जैसे अपनी संतान पैदा की नहीं, इसको कहीं सड़क से उठा के लाए थे। समझ में आ गया? या ये जूस के ठेले की पैदावार है, ऐसा समझ लेंगे। क्या ये सही तरीका है बच्चों? बिल्कुल सही तरीका नहीं है, बिल्कुल सही तरीका नहीं है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? पक्का? तो व्हेन वी सी टू द डिविएशंस एंड टेक देम दिल से, इट इज क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। चल बढ़ दल इधर, कोई काम नहीं, इट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। नहीं समझे?
समझ में आ गया? अभी मेरे कोलीग की शादी थी पिछले साल, तो मैंने घोड़ा बुक किया। मैंने बोला था व्हाइट कलर का घोड़ा लेके आना, मेरे को पता नहीं था घोड़ी मंगानी, तो मैं घोड़ा मंगा दिया गलती से। समझ में आ गया? अब आ गया तो आ गया, तो दूसरे लोगों ने बोला भाई घोड़ी बोली थी घोड़ा आ गया। कहने जो भैया जी ने बोला था। मैंने कहा मैंने अपनी शादी में बुकिंग कराई नहीं थी, मेरे पापा ने बुकिंग कराई थी। अब बोला तो जाता है घोड़ा, बट भाई माना तो ये था घोड़ी आएगी, बट अब आ गया तो क्या करे, शादी तो कैंसिल हो नहीं सकती, चलो भैया घोड़े पे ही चढ़ लो। इट इज व्हाट, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। बट गुप्ता जी, अगर मर्सिडीज नहीं मिली तो मैं ये रिश्ता तोड़ रहा हूं, मैं अपनी बेटी को वापस लेके जा रहा हूं। मतलब सर, गुप्ता जी लड़के वाले थे इस बार। समझ में आ गया? वो हिंदी मूवी में लड़की का बाप प्रताड़ित होता है, रियल लाइफ में लड़की का जो बाप होता है वो दबंग होता है, चुलबुल पांडे होता है। इसी लड़की को हील वाला सैंडल पहनाया जाता है शादी में, कुछ बोले लड़के वाले सूतना चालू कर देना वही कायदे से। समझ में आ गया? खोपड़े में बात गई तो दैट इज व्हाट, क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। नहीं समझे? समझ में आ गया? इसी को बच्चों कानून की भाषा में सेल ऑफ गुड्स एक्ट में बोलते हैं वारंटी एंड सो कॉल्ड कंडीशन। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में दो चीजें होती हैं। तो मैं कार खरीदने गया बीएमडब्ल्यू के शोरूम में, हैसियत तो नहीं बट कभी सपने मान लीजिए, तो मैंने कहा भाई एक सो कॉल्ड बीएमडब्ल्यू सीरीज 9 गाड़ी मेरे को दे दो, चेक है जो वैल्यू भरनी है उसमें भर लेना। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि ब्लैक कलर मिलेगा, बट दोज इडियट सप्लाइड मी विद व्हाइट कलर, कलर वॉज नॉट स्पेसिफाइड, तो मैं ऑर्डर कैंसिल नहीं कर सकता, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। बोला था सीरीज 9 देना, उन दलिद्रों ने सीरीज 7 दे दी। मेरे को नाम ही पता, मैंने गाड़ी देखी नहीं कभी। इट इज क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। नहीं समझे? नहीं समझे? समझ में आ गया? पक्का? मान लीजिए आपको एग्जाम देने जाना था, एक्स सेंटर में पहुंच गए, वाई सेंटर में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। उसी सेंटर में पहुंच गए, दूसरी क्लास में बैठ गए थे, उसी सेंटर में पहुंच गए, दूसरी क्लास में बैठ गए थे, कोई बात नहीं, रूम चेंज हो जाएगा। इट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। कभी कभी ऐसा हुआ होगा, आपने एग्जाम देना स्टार्ट किया 9th क्लास में इंग्लिश का, पता लगा 10वीं वालों को भी इंग्लिश का पेपर था, आप आधा पेपर वो भी निपटा दिए, क्योंकि आपको तो इंग्लिश बराबर आती थी। इट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और क्रिटिकल पाथ कंट्रोल चिल्ड्रन। ना ना ना, अरे 9th का बच्चा 10th का पेपर कर रहा है, कंसिडरेबल इंपॉर्टेंस की चीज है, पेपर बदलना पड़ेगा कि नहीं? व्हाट इज दिस, क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। बगल वाले से एग्जाम में तेरा आंसर आ गया, ये टीचर इग्नोर कर देगा, इट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। बट अगर आप उसकी आंसर शीट ही पार करके अपनी टेबल पे आउटसोर्सिंग कर रहे हैं, टीचर सूतना चालू आपको, इट इज क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। नहीं समझे? खर्रा लेके नकल कर रहे थे, टीचर ने पूरी रिपोर्ट बाजी कर दी, 2 साल तक एग्जाम से डिबार हो गए, इट इज व्हाट, क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। बट टीचर ने वहीं झापड़ा पर 2-4 मार के अपना ईगो सेटिस्फाई कर लिया और दूसरी कॉपी दे दी, बोला चलो लिखो इसमें, इट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। और गिरू नीचे, समझ में आ गया? पक्का? क्लियरली अंडरस्टूड? तो मम्मी ने गलती से दाल में नमक ज्यादा डाल दिया, क्योंकि आपने कहा था सौरभ सर का डिनर है घर पे, बाद में मैंने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। इज दैट क्लियर? तो चावल में नमक नहीं था भी, तो कोई बात नहीं, दाल चावल मिला के खाएंगे, तो दाल का नमक क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। बट किसी को सांप की तरह जहरीला बनाना है, अगर वही दाल खिला दो तो 4 कटोरी, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन की जगह क्या होगा, क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। तो यहां पे आपको फोकस करना है इंपॉर्टेंट एरिया पे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो गोल्ड के प्रोसेसिंग सेंटर में अगर गोल्ड डस्ट इकट्ठी हुई तो उसको भी झाड़ू लगा के मेल्ट करा के गुठल के फॉर्म में अलग से रख लिया जाता है, फेंका नहीं जाता। बट वीट के स्टोर में शाम को जब झाड़ू लगता है, किलो 2 किलो बाहर भी निकल गया गोदाम से तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इट इज व्हाट चिल्ड्रन, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। माइनर चीजों को भूल जाइए। इज दैट क्लियर? तो अगर आपके पापा के ऑफिस में आपने 5 लाख रुपए के गुड्स लाने के लिए नौकर को पैसे दिए और नौकर 50,000 रुपए पार कर गया उसमें से, ही शुड बी और शुड नॉट बी पेनलाइज्ड? शुड बी। बट अगर 50-100 रुपए की चाय पी गया, बंद मक्खन खा गया, तो क्या आप उसके ऊपर बोरिया बिस्तर लेके चढ़ जाएंगे? इट इज व्हाट, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। तो अगर कभी आपकी गलतियों पे पापा मम्मी आपको कायदे से डांट दें, ठीक से सूद दें, क्या बोलिए, डोंट डू क्रिटिकल पाथ कंट्रोल, डू मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इज दैट क्लियर? नहीं समझे? तो लगातार कुछ बच्चे नाखून चबाए जा रहे हैं, चबाए जा रहे हैं, चबाए जा रहे हैं, चबाए जा रहे हैं, मैं भी उनको देखे जा रहा हूं, देखे जा रहा हूं, देखे जा रहा हूं। इट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। बट जान पूछ के जब टोक दिया तो क्या हो गया, क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। अभी भी नहीं समझ में आया? लिख लिया सबने? चलिए, तो स्कूल से कंप्लेन चली गई पापा के फोन पे, पापा सूतना चालू, इट इज व्हाट, क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। पापा कह रहे हैं हमसे ना संभल रहा, आपसे क्या संभलेगा, हम 16 साल से कोशिश कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? जान दीजिए प्रिंसिपल साहब, टीचर जी, नौकरी करिए, फीस हम दे रहे हैं, तनख्वाह देते जाइए।
ये दलितर ऐसे ही रहेंगे, इनको समय सिखाएगा। कौन सिखाएगा? समय। हाँ भाई, डन दिस चिल्ड्रन, डन दिस। चलिए, यस सो करेक्टिव एक्शन आपको लेना पड़ेगा। कैसे लेंगे करेक्टिव एक्शन भाई? आप अपने बेकार, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड एम्प्लॉइज की ट्रेनिंग करवा दीजिए। कभी चाट खाइए ठेले पे, वो टिक्की वाला पूछता है ना कौन सी चटनी रहेगी, और आप वो बहरे की तरह ठेपी लगाए होते, कान में नाच रहे थे, गाना ना सुन रहे थे, उसने खट्टी चटनी डाल दी, आपने कहा नहीं मीठी चाहिए। व्हाट ही कैन डू, या तो डबल मीठी डाल दे उसी में, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, या तो टिक्की का पत्ता चेंज करे और आपके लिए दूसरी बनाए। इट इज क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। समझ में आ गया? समझ में आ गया? आपके घर में स्टेबलाइजर एसी का खराब हो गया, कीड़े पड़े सर आपको, इतनी गर्मी में सब अपशब्द बोल रहे हैं आप, आपने एसी को डायरेक्ट चला दिया, फूकता है तो फूक जाए, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। बट जब तक स्टेबलाइजर बन के नहीं आ जाएगा, हम एसी फिर से नहीं चलाएंगे। क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। समझ में आया? क्लास थी, वेडिंग एनिवर्सरी भी थी, कुछ बच्चे छोड़ के वेडिंग एनिवर्सरी में चले गए, अरे क्लास होती रहेगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। व्हाट दे डिड? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। बट वापस लौट के लेक्चर से अपडेट भी कर लिया अपने आप को, लेक्चर इंपॉर्टेंट था। क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। तो जब हम माइनर चीजों को इग्नोर करते हैं तो उसे मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन बोलते हैं, बट जब हम चीजों को काफी कंसिडरेबल सो कॉल्ड बोलते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, तो इट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। तो मम्मी जब ज्वेलरी खरीदने जाती है, ज्वेलरी पे ध्यान ज्यादा, पैकिंग पे ध्यान कम। क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। ओके, सो ट्रेनिंग कराएंगे, ज्यादा वर्कर्स और मशीनें लगाएंगे अगर आउटपुट कम है चिल्ड्रन, और लोगों के वर्किंग आवर्स बढ़ा देंगे। तो अगर स्कूल में बच्चा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा तो टीचर कैन हैव रेमेडियल क्लासेस चिल्ड्रन। नहीं समझे बात को? उसमें कमजोर बच्चों पे ज्यादा ध्यान देना है, और जो ऑलरेडी 80-90 वाले हैं वो तो अच्छा कर ही रहे हैं, तो 80-90 वालों के ऊपर चलेगा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, और कमजोर बच्चों पे क्या चलेगा? क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। तो इंडियन क्रिकेट टीम में अगर बॉलिंग मजबूत नहीं है तो उस पर ज्यादा ध्यान देना है, तो बॉलिंग पे क्रिटिकल पाथ कंट्रोल चलेगा, और बैटिंग पे और बाकी चीजों पे, फील्डिंग पे क्या चलेगा? मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसके टूल्स होते हैं, इसकी थ्योरीज होती हैं, आने वाले समय में ज्ञान मिलेगा आपको। चलिए बच्चों, चलते हैं आगे, लेट्स प्रोसीड फर्दर। सो क्रिटिकल पाथ कंट्रोल होता क्या है? ये क्या है सर? KRA। KRA के दो मतलब है बच्चों, ध्यान सुनिए, KRA एडवानी ना समझ लीजिएगा। की रिजल्ट एरिया, एक होता है की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। जैसे अगर आप बैंक के एम्प्लॉय बन जाते हैं और आपने MBA फाइनेंस किया था, अब बैंक वाले चाहते हैं कि भैया बिजनेस उनका आप बढ़ाइए, तो बैंक आपको टाइम टू टाइम बोलेगा भैया म्यूचुअल फंड प्लान भी बेचो, थोड़ा सा, थोड़ा इंश्योरेंस भी चिपका दिया करो किसी कस्टमर को। बट आप म्यूचुअल फंड तब बेच सकते हैं जब आपने सेबी का म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर एग्जाम पास किया हो। इंश्योरेंस पॉलिसी तब बेच सकते हैं जब आपने IRDAI का इंश्योरेंस लाइसेंशिएट एग्जाम पास किया हो। इज दैट क्लियर? तो वो एग्जाम आपको बीच बीच में देने पड़ते हैं, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? KRA, की रिजल्ट एरिया या की रिस्पॉन्सिबिलिटी एरिया। वैसे ही टीचर्स को इंडिया में, लाइक CBSE में इट इज इंपॉर्टेंट, 50 आवर्स का आपको कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम करना पड़ेगा। कितने आवर्स का? कि आप कुछ नया सीखें बच्चों को सिखाने के लिए। पीपल मस्ट हैव ऑब्जर्व, स्कूल में वो सेमिनार वगैरह टीचरों के चलते रहते होंगे, वर्कशॉप वगैरह, वो कंपलसरी है, क्योंकि भैया जो पढ़ के आया था तो पुराना हो गया, अब चीजें बदल रही हैं, पढ़ाने का तरीका, चीजें डिफरेंट हो रही हैं। तो ये 50 आवर्स का प्रोग्राम 12 महीने के अंदर करना कंपलसरी है। और अगर आपके 75% से ज्यादा टीचर्स ने प्रोग्राम नहीं किया तो स्कूल का एफिलिएशन तक कैंसिल हो सकता है, पिनल एक्शन स्कूल पे लिया जा सकता है। तो टीचर्स के लिए ये क्या होता है? उनका KRA होता है। समझ में आ गई बात? पक्का? रामायण देखिए, हनुमान जी का रोल देखा था लक्ष्मण जी को लेकर, क्या लेने गए थे? संजीवनी बूटी। कहां से लेने गए थे? जोमेटो से। तो उस समय जोमेटो होता तो वो संजीवनी बूटी लेता था, बट उस समय जोमेटो था ही नहीं। तो दैट वाज द KRA, एंड इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। या हनुमान जी ने सोचा अरे मरे तो क्या फर्क पड़ता है, रामायण तो राम जी से चलेगी ना, मंदिर तो राम जी का बनेगा, जाए दे उसको। ऐसा नहीं है बच्चों, लक्ष्मण जी भी इंपॉर्टेंट थे बेसिकली। तो क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। तो मारुति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस अपने इंजन पे देगा या हेडलाइट पे देगा? इंजन पे। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? टोयोटा जब गाड़ी इंडिया में बनाता है, या कोई भी कार कंपनी होगी चिल्ड्रन, वो सबसे ज्यादा ध्यान हमेशा किस चीज पे देगी? अपने इंजन पे। उसके बाद देखा जाएगा कलर कॉम्बिनेशन क्या है, हेडलाइट क्या है, वगैरह वगैरह, वो सब बात का है। नहीं समझ में आई बात?
समझना की बात। तो अगर आप रेस्टोरेंट जाते हैं और आप वेटर को एक खास इंस्ट्रक्शन देते हैं, भाई मिर्चा थोड़ी खाने में ना डाल के लाना, एकदम कम डालना, तो दैट इज क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। सैलेड में कुछ भी आ जाए चल जाएगा, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो स्कूल के लिए क्वेश्चन पेपर्स इज अ हाई प्रोफाइल सिक्योर थिंग। क्या वो मोहल्ले के किसी पप्पू फोटोस्टेट सेंटर से फोटो कॉपी करा सकता है? बिल्कुल नहीं करा सकता। तो उनको अपनी जेरोक्स मशीन खरीदनी पड़ेगी। इज दैट अंडरस्टूड? क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन पेपर्स आते हैं कहां पे रखे जाते हैं बच्चों? बैंक्स में, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी सिक्योरिटी। हम नीट का एग्जाम्पल हम नहीं ले सकते यहाँ पे। क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। समझ में आया कि नहीं आया? खोपड़े में बात गई? चलिए, एनी डाउट्स ऑन दिस? ये क्या होता है सर? हम कुछ चीजों को इग्नोर कर सकते हैं। कहावत सुनी होगी, इग्नोरेंस इज ब्लिस। नहीं सुनी कहावत? सुनिए कहावत। घर में गेस्ट आए, मम्मी ने कहा जरा इनके लिए कुछ पानी वगैरह लेते आओ, और आप इतने गिरे हुए थे पानी लेके आए। अरे साथ में पार्ले जी का 4 बिस्किट ले जाओ, कम से कम 4 गेस्ट आए हैं तो। खोपड़े में बात गई। आप सिर्फ पानी लेके गए, बिस्किट बिस्किट सॉरी बिस्कुट वगैरह कुछ नहीं। कुछ लोग बिस्किट नहीं समझ पाते हैं। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मम्मी ने कहा कुछ मीठा भी लेते आना, आप गुड़ ले गए साथ में, तो गुड़ ले गए इज क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। आप उनकी बेइज्जती करना चाहते थे, बट आप मीठे में गुड़ ही लेके गए, तो ये तो क्रिटिकल पाथ कंट्रोल हो गया, बट कुछ मीठा तो लेके आए हैं, तो ये हो गया मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? तो बच्चों के लिए 20 नंबर का वाइवा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन है। 80 नंबर का मेन पेपर क्या है? क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। एमसीक्यू उसके अंदर क्रिटिकल पाथ कंट्रोल है, क्योंकि उसमें कुछ उल जलूल बकवास नहीं लिख सकते, और बाकी तो इंडिया गॉट टैलेंट सर। ऐसा ऐसा लिखेंगे टीचर एकदम देख के सन्न रह जाएंगे, तो किताब में मैंने कहां से लेके आया है, ये इंडिया गॉट टैलेंट है। कुछ लोग पिक्चर की स्टोरी लिख दी है, गाना ना लिख दी है। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? तो जैसे आप लॉ के स्टूडेंट हैं, तो भाई कानून में सेक्शन लिखना बहुत जरूरी है। लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, तो पोएट का नाम या ऑथर का नाम लिखना बहुत जरूरी है। आप साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आप कोई थ्योरी, कोई प्रिंसिपल, कोई लॉ दे रहे हैं, तो आपको उसके जनक बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, चैपलिन लॉ मत लिख दीजिए, वो चार्ली चैपलिन लगता, न्यूटन लॉ, ये लिखना बहुत जरूरी है। डेफिनेशन में जिसने डेफिनेशन दी है उसका नाम कोट करना बहुत जरूरी है। इट इज व्हाट? क्रिटिकल पाथ कंट्रोल और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। अगर पूछा जाए डिफाइन प्लानिंग, तो डेफिनेशन ही लिखनी है, फालतू बकवास नहीं लिख सकते अपनी। इट इज क्रिटिकल पाथ कंट्रोल। व्हाट डू यू मीन बाय प्लानिंग? लिखो इंडिया गॉट टैलेंट, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। नहीं समझे बात को? समझ में आ गया? पक्का? चलिए, सो इसके आगे की कहानी बच्चों अगले लेक्चर में स्टार्ट होगी।